हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम उन राजनीतिक संस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे जो 1885 अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित हुई और उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि राष्ट्रवाद एक का विचारधारा है, एक आध्यात्मिक विचारधारा है जो आपस में जुड़ाव की भावना है वो उससे परिलक्षित होती है। भारत में ये राष्ट्रवाद की भावना के विषय में जो विभिन्न कंसेप्ट्स है उसकी हमने चर्चा की। अब भारत में संगठित राष्ट्रवाद का प्रारंभ है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी जिन्होंने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यद्यपि भारतीय राष्ट्रवाद की पहली संगठित अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ होती है, जैसे कि मैंने बताया, और लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई उन्होंने भी भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के रूप में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राजा राम मोहन राय ने न केवल सामाजिक और धार्मिक सुधार की वकालत की, अपितु उन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए भी आंदोलन चलाया, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। 1837 के बाद भारत के विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियां स्थापित हुई। इन सभी समितियों पर धनी और अभिजात लोगों का प्रभुत्व था, जिनको उस समय गणमान्य व्यक्ति कहा जाता था। इनका चरित्र प्रांतीय और स्थानीय या क्षेत्रीय था। इन्होंने प्रशासन में सुधार और प्रशासन में भागीदारी के लिए कार्य किया तथा ब्रिटिश संसद को लंबे प्रार्थना पत्र है वो लंबे प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगें प्रस्तुत की। इन्होंने विभिन्न याचिकाओं और प्रार्थनाओं के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समय जो मांगें रखी उसमें प्रशासनिक सुधार करने पर बल दिया या प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने की मांग रखी। प्रशासन में भारतीयों का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए इसकी बात रखी और शिक्षा के प्रसार की बात भी रखी। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जिन राजनीतिक संस्थाओं का, जिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ उसका नेतृत्व मुख्य रूप से मिडिल क्लास ने किया, जिसके अंतर्गत वकील, डॉक्टर, जो आपके पत्रकार हैं और एकेडमिशियंस इत्यादि आते थे। तो इन मध्य वर्ग ने इन राजनीतिक संगठनों को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान किया और इन सभी ने अपने सक्षम नेतृत्व, इन राजनीतिक संस्थाओं को सक्षम नेतृत्व प्रदान कर इन संस्थाओं की मांगों को बड़ी पुरजोर रूप से और प्रासंगिक रूप से अपनी मांगों को रखा। ये 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जिन राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई उसमें बंगाल की राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, बम्बई की राजनीतिक संस्थाएं हैं और मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं हैं वो अहम मानी जाती है। उनकी प्रमुख भूमिका है वो मानी जाती है। जहाँ तक हम बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो बंगाल में राजनीतिक जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसका प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के सामने भारतीय समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और ऐसा माना जाता है कि 1836 का जो चार्टर एक्ट बना उसमें जो धाराएं थी वो राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों का ही परिणाम थी। लेकिन बंगाल में जो राजनीतिक संगठन बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो राजा राम मोहन राय के सहयोगियों को दिया जाता है, जिन्होंने 1836 में बंग प्रकाशक सभा का गठन किया। बंगाल की लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना
1836 में कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, जो एक जमींदारों का एसोसिएशन था, जमींदारी एसोसिएशन था, उसका गठन 1836 में हुआ। और इस जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। तो लैंड होल्डर सोसाइटी है, वो आपको ध्यान रखना है। बंगाल की जो कलकत्ता की लैंड होल्डर सोसाइटी है, जो द्वारकानाथ टैगोर ने 1837 में स्थापित की, जो कलकत्ता में थी, वो भारत के जो सबसे पहले संगठित जो पॉलिटिकल जो एफर्ट्स हैं, वो उन्होंने प्रारंभ किया। और इसने सर्वप्रथम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो मार्ग है, संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग है, वो अपनाया। 1843 में, हालांकि 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में, लेकिन 1843 के अंदर जब बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, उसकी स्थापना हुई, और जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना था और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करना था। इस सोसाइटी ने ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों को की कठिनाइयाँ और पर विचार करने और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया। 1851 में जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, तो 1800 का जमींदारी एसोसिएशन, और 1843 में एक अन्य राजनीतिक जो संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, जिसका उद्देश्य भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना है उसको जागृत करना था। और 1851 के अंदर है वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो विलय है वो जमींदारी एसोसिएशन में हो गया और एक नई संस्था बनी जिसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है। 1852 में बनी कलकत्ता में, और इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और इसने ब्रिटेन की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की कि कंपनी के चार्टर में विभिन्न प्रावधान शामिल किए जाएं, लोकप्रिय उद्देश्य वाली पृथक विधायिका की स्थापना की जाए, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी की जाए, नमक कर, आबकारी कर और डाक शुल्क की समाप्ति की जाए। एसोसिएशन के सुझावों को आंशिक सफलता भी मिली और 1853 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रयास किया गया। 1866 में जिन राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई, उसमें 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना था और भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। बाद में उन्होंने प्रमुख भारतीय नगरों में भी इस एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की। 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित कर दिया। और ये जो दादा भाई नौरोजी है, वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हुए। उनका ये भारत के वेवर्द महापुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में की और विभिन्न स्थितियों में रहकर भारतीयों के कष्ट और भारतीयों के कष्टों को ब्रिटिश अधिकारियों के सामने रखा। इन्होंने अपने जीवन का लंबा समय इंग्लैंड में व्यतीत किया और 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रथम भारतीय सदस्य भी चुने गए और वे इंग्लैंड में भारत के गैर सरकारी राजदूत के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। और ये सदैव ब्रिटिश सरकार पर जोर डालते रहे कि भारत में संवैधानिक सुधार लागू किए जाए। ये नरम विचारों के पक्षधर थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी उपलब्धियां क्रांतिकारी रही। पूर्ण भारतीयता से ओतप्रोत पारसी परिवार में जन्मे दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। इन्होंने अपने ब्रिटिश प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से अंग्रेज़ों को भारतीय मामलों की जानकारी दी और इन्होंने जो भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, ये पहले भारत के आर्थिक विचारक थे, जिन्होंने अपने अर्थशास्त्रीय लेखन में ये सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेज़ों द्वारा उनका शोषण और यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया और
इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 1901 के अंदर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें भारत के धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और फलस्वरूप भारतीयों को ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसके सूक्ष्म जो ज्ञान है उसकी सूक्ष्मता का ज्ञान है वो हुआ कि किस प्रकार भारत का धन है वो विदेशों में जा रहा है। 1875 में जो शिखर कुमार घोष है उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना था और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित देना था। इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, का गठन हुआ। इसकी स्थापना 1873 में सुंदरलाल बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। इन दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संकीर्ण और जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। इस संस्था ने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार किया तथा एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम कर भारतीयों की एकता स्थापित करने का कार्य किया। 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया और एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत की एक साथ परीक्षा कराने और उस प्रशासनिक पदों पर भारतीयकरण करने की मांग की। इसने दमनकारी आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध भी प्रचार का अभियान चलाया। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल के अनेक स्थानों और बंगाल से बाहर भी कई स्थानों पर खोली गई। एसोसिएशन ने निम्न आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करने के लिए सदस्यता शुल्क भी काफ़ी कम रखा। तो एसोसिएशन ने इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया और देश की विभिन्न भागों में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। तो इस एसोसिएशन का एक अखिल भारतीय तर्कवादी संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई और इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत भी इसको कहा जाता है। बाद में 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय हो गया। इस प्रकार बंगाल में जो राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट बम्बई और नेक्स्ट जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।